हेलो 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 बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या अपना इकोनॉमिक्स, जो आप लोग के एसएसटी का पार्ट है। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम लोग आज और समझेंगे कि क्या होती है इकोनॉमिक्स। हालांकि आप लोगों के लिए इस साल ये न्यू सब्जेक्ट है, बिकॉज यू ऑलरेडी यू हैव लर्न अबाउट हिस्ट्री सिविक्स एंड ऑल, बट इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर यू ऑल। सो मैं आप लोग को आज पढ़ाऊँगा बच्चों क्या इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 9th की। ठीक है सर, सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि इसका इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके उद्देश्य क्या है पढ़ने के। तो चलिए छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं और समझेंगे इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है। और आप सपोज़ करिए कि आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है। कौन सा बर्थडे है? हैप्पी वाला। और आप बहुत खुश हो। आप अपनी मम्मी के पास जाते हो सुबह उठ करके, मम्मी मेरा बर्थडे हुए हुए करते हुए मम्मी आपसे पूछती है, अरे मेरा लाल, मेरा हीरा, है ना, ऐसे बोलती ना मम्मी। फिर जो है आप बोलते हो कि मम्मी मैंने अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बना रखी है, आज उनको पार्टी देनी है और मुझे आप जो है 5000 रुपीज़ दे दीजिए, बच्चों को पार्टी देनी है, दोस्तों को मेरे। मम्मी बोलती है अच्छा। तो मम्मी हम जाती हैं अलमारी से और कुछ पैसे लेकर के आती हैं, लेकिन 500 रुपये लेके आती हैं। अब आप क्या हो जाओगे, हक्के और बक्के, कि भाई हमने मांगे तो मम्मी से 5000 रुपये थे, लेकिन मम्मी ने दिए कितने हमको, 500 रुपये दिए। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारी जो वांट्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो अनलिमिटेड हैं। किसके कंपैरिजन में? रिसोर्सेज के कंपैरिजन में। हर किसी के पास ये दिक्कत जाती है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड हैं। रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। तो जो इसके बीच की जो फाइट होती है अनलिमिटेड वांट्स की और लिमिटेड रिसोर्सेज की, उसी सब्जेक्ट को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में स्कैरसिटी, माने शॉर्टेज। आज हर इंसान जो है काम कर रहा है, क्यों कर रहा है वो काम, किस लिए काम कर रहा है? अपनी अर्निंग्स के लिए, अपने वांट्स को, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। और अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसकी जो लाइफ है या उसकी जो फैमिली है, क्या उसको सरवाइव कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, वो किसके रिगार्डिंग? स्कैरसिटी यानी शॉर्टेज। तो इकोनॉमिक्स किस में डील करता है? जब हमारी वांट्स क्या हो, अनलिमिटेड, हर किसी की होती है वांट्स, जो होती है क्या होती है, अनलिमिटेड, और उसको फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड। तो अब मैं बात करता हूँ उसकी, जो आपने 5000 की डिमांड की थी मम्मी से कि भाई मम्मी मुझे 5000 रुपये चाहिए, मैं अपने दोस्तों को पिज़्ज़ा खिलाऊँगा, बर्गर खिलाऊँगा, केक खिलाऊँगा, पेस्ट्री खिलाऊँगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाऊँगा। अब आपको तो मम्मा ने 500 रुपये दिए, तो आप उसको एडजस्ट करते हो, चलो भाई अब पिज़्ज़ा नहीं हो पाएगा, चलो भाई कुछ चाट भी खिला देंगे या फुल्की खिला देंगे। आप अपने रिसोर्सेज को एडजस्ट करते हो, बस इसी एडजस्टमेंट का नाम होता है क्या, सिंपल भाषा में, इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब चूंकि आपको वो बहुत डीप वाली तो पढ़नी नहीं है इकोनॉमिक्स, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स है। तो हम इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स में आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है आज हम वो पढ़ाएंगे, आप लोग को कैसे क्या होता है समझाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है बच्चों द स्टोरी ऑफ विलेज, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है बच्चों, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो मैं बुक का ही रीड कर रहा हूँ आप लोग की, किस तरह की हैबिट पढ़ने की, बुक वाली ही, तो बुक से भी करा रहा हूँ, फिर कुछ शॉर्ट में समझा दूंगा आपको। ठीक है। तो इसमें लिखा है द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। यहाँ पर हाइपोथेटिकल का मतलब होता है बेटा इमेजनरी। तो बुक में इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका एक विलेज पालमपुर का स्टोरी लिया गया है, उसमें क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है। अब इसमें लिखा है क्या, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर सभी लोगों की जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड
आउट ऑन लिमिटेड स्केल। देखो हर किसी की क्या होती है बच्चों, दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक होती है क्या, मेन एक्टिविटी, और एक होती है अदर एक्टिविटी। अदर एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, टीचिंग करना, और इससे जो अर्निंग होगी वो मेरी मेन एक्टिविटी कहलाएगी। अदर एक्टिविटी मान लीजिए कि मेरा हाउस है कोई रेंट पे, उससे मुझे रेंट मिल रहा है, तो अदर एक्टिविटी से अर्निंग हो रही है। या फिर मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ तो उससे मुझे अदर एक्टिविटी हो रही है। या फिर कोई मैं अदर कोई कुछ और काम करता हूँ दूसरा कोई, तो उससे मुझे अर्निंग हो रही, तो वो कहलाती है अदर एक्टिविटीज़। लेकिन जो मेन एक्टिविटी वो क्या है, टीचिंग का प्रोफेशन, उससे जो कमाई होगी वो कहलाएगी मेन एक्टिविटी। तो विलेज पालमपुर में भी बोल रहा है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ काम करते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में जो लोग भी काम करते हैं अर्निंग के लिए बच्चों, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ जिसका अल्टीमेट इंटेंशन क्या हो, अर्निंग ऑफ मनी, कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जो हम अपने सेल्फ प्लेजर के लिए करते हैं वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहले थोड़ी सी इसकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे क्या करता है, फीस कि हमको आप प्रिस्क्रिप्शन भरोगे आप, और प्रिस्क्रिप्शन के बाद आपको हम क्या देंगे, दवाई देंगे, और आपसे बदले में वो 300 रुपीज़ 400 रुपीज़ चार्ज करता है ना, ऐसे फीस। इसको बोलते हैं क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कंसल्टेशन फीस, हिंदी में बोलते हैं परामर्श शुल्क, है ना। तो एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसका अल्टीमेट इंटेंशन होता है अर्निंग ऑफ मनी। लेकिन अगर मान लो ये डॉक्टर ही है और ये अपने घर में अपने बेटे का इलाज करेगा, तो क्या से भी बोलेगा फीस दे दो मुझे, उससे तो नहीं बोलेगा फीस दे दो मुझे, है ना। हाँ, तो ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। वैसे एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं आप लोग, आप जाते हो रेस्टोरेंट में खाने के लिए फूड, तो आपने शाही पनीर भी मंगाया, आपने राइस भी मंगाया, आपने रोटी भी मंगाया, और आपने दाल फ्राई भी मंगाया, और आपने कुछ स्वीट्स भी मंगाया, वगैरह वगैरह आपने चीज़ें मंगाई। उसके बाद खाने के बाद आपको बोलता है वेटर आकर के, भैया आपका बिल जो है 260 रुपीज़ हो गया, थाली का रेट। अब आप घर आ जाओ, घर में मम्मा हमको लगा के देती खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, जो जो मांगते हैं जो बनता है घर में मिलता है आपको। क्या मम्मा ने कभी बोला है कि बेटा तुम्हारा बिल हो गया आज 150 रुपये का, तुम्हारी 3 रोटी है 1 चावल है? अभी ऐसा हुआ कभी क्या? नहीं ना। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो अर्निंग ऑफ मनी के लिए की जाती हैं वो कहलाती है बच्चों क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और वो सारी एक्टिविटीज़ जिसका उद्देश्य अर्निंग करना नहीं है, बल्कि वो लव प्लेजर अफेक्शन ऐसे जब की जाता है उसको बोलते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, वो प्रेम से खाना बनाती है ना। वैसे ही पापा कुछ कुछ फूड लेके आते हैं, कभी आपके लिए, कभी ड्रेस लेके आते, तो आपसे पैसे मांगते, कभी नहीं मांगते। लेकिन सेलर अगर सेल करेगा तो सेलर जो है पैसे उसके लेगा। तो जिसमें हम अर्निंग करते हैं उसको बोलते हैं बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जिसमें एक्टिविटीज़ अर्निंग की नहीं होती हैं वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, विराट कोहली, तो विराट कोहली क्या करता है, फीस चार्ज करता है हर एक मैच की, है ना। और आप चाहे दिन भर कितना भी धूप में खेल खेल के करिया हो जाओ, लेकिन आपको कोई 1 रुपये भी नहीं देगा, क्योंकि आप अपने प्लेजर के लिए खेलते हो, अपने आनंद के लिए खेलते हो। इसीलिए वो कहलाती है बच्चों क्या, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये बात समझ आई सब बच्चों को। तो हर कोई इंसान जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता है, कुछ ना कुछ काम करता है अपनी अर्निंग्स के लिए, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, है ना। तो इसमें लिखा है फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर हैज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है छोटे मोटे जो कारखाने वगैरह होते हैं, कोई बिल्डिंग वाले, कोई ईंटा बनाने वाले, इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। डेयरी हो गई, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, ट्रांसपोर्ट में हो गया वर्क एक्सेट्रा, आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। क्योंकि विलेज है तो वहाँ लिमिटेड स्केल में काम होता है ये सब। फिर लिखा है दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो अब इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए भी क्या चाहिए हमको, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, और नेचुरल रिसोर्स मैन मेड आइटम्स भी चाहिए और नेचुरल रिसोर्स भी चाहिए। ह्यूमन का एफर्ट चाहिए, मनी चाहिए। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जो हम स्टोरी में पढ़ेंगे अभी, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज। ये भी पढ़ेंगे
कि जो वेरियस रिसोर्स को कैसे कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस सम डिज़ायर्ड गुड्स। डिज़ायर्ड गुड्स मतलब जो हम चाहते हैं जिस तरह गुड्स प्रोड्यूस करना, हम उस तरह गुड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अब इसका आ गया पॉइंट बच्चों इंट्रोडक्शन, है ना। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। मान लो कि ये पालमपुर है, ये जगह का नाम क्या है, पालमपुर है, ठीक है बच्चों, ये पालमपुर का एरिया हो गया। फिर लिखा है विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। रायगंज ए बिग विलेज इस 3 किलोमीटर फार। मान लो कि यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर एक हम क्या मान लेते हैं, इमेजनरी हाइपोथेटिकल सब कुछ है, तो वही मैं बना रहा हूँ आप लोग सामने डायग्राम, तो आप लोग को ध्यान रहेगा कि हाँ ये चीज़ थी। कितनी दूर है पालमपुर से, 3 किलोमीटर। फिर लिखा एन ऑल वेदर कनेक्ट्स द, ऑल वेदर रिपोर्ट मतलब होता है क्या, पानी बरसात धूप सब तरह की कोई भी कंडीशन होगी, लेकिन ये कनेक्ट करता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है वहाँ का। तो ये लिखा ऑल वेदर रोड कनेक्ट द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और वहीं पर एक स्मॉल टाउन है जिसका नाम क्या है, शाहपुर। तो ये भी एक तो शाहपुर भी हो गया वहाँ पे। फिर लिखा मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बल्क कार्ट्स, टोंगास, बोगीज लोडेड विद जैगरी गुड्स जिसको बोलते हैं, एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल्स भी चल रही हैं, जीप। तो उसी रोड में ही क्या चल रही हैं, सब इस कई तरह के व्हीकल्स चल रहे हैं जो आपसे मैंने अभी बात किया। कौन कौन से, बुलक कार्ट भी चल रहा है, टोंगा भी है। देखो सामने आपके वो जो स्टोरी में राइट हैंड साइड में बना हुआ है ना पिक्चर, उसमें आपको दिख जाएगा। फिर कहता है कि इस विलेज के अंदर जो है, इन दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। 450 फैमिलीज हैं बच्चों इस विलेज के अंदर। हाउ मेनी फैमिलीज, 450 फैमिलीज। और फिर लिखा है क्या, बिलोंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। डिफरेंट कास्ट तो आप लोग समझते ही होंगे, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, कास्ट ये तुम्हारा हिंदू सॉरी क्या बोलते हैं उसको, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्राज, ये सब डिफरेंट कास्ट होती है ना। तो इसमें बोल रहा है आपको कि 80 तो अपर फैमिलीज हैं। 80 जो फैमिलीज है वो क्या है, अपर फैमिली है, मतलब कि ऊंची जाति के लोग। और फिर लिखा है द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। और इनके जो ज़्यादातर मालिक है विलेज में, जो लैंड है उसके मालिक भी कौन है, यही लोग मालिक हैं। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। इनके घर बने हुए हैं, किसी किसी घर बहुत बड़ा बना हुआ है, किसी किसी का लार्ज है बना हुआ है। आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, प्लास्टरिंग, और मतलब पक्का हाउस जिसको बोलते हैं आप लोग। फिर लिखा है एससीज यानी एससी शेड्यूल कास्ट, दलित जिसको बोलते हैं, कॉम्प्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन कॉर्नर ऑफ द विलेज। तो अब ये एससीज जो हैं, तो पूरी फैमिली जितनी है 450, जो 450 फैमिलीज हैं, 450 फैमिलीज के 1/3 लोग कौन हैं, एससीज हैं, यानी कि दलित हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, यानी 150 फैमिलीज। आप करोगे ना 450 का 1/3 तो कितनी बन जाएंगी, 150 फैमिलीज जो हैं वो क्या है बच्चों, एक विलेज के कोने में रहते हैं जिसका घर किससे बना हुआ है, मड एंड स्ट्रॉ का, ठीक है। फिर लिखा है मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस, इसका मतलब गांव में बिजली भी है। फिर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन द वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। अब इस पालमपुर गांव के अंदर क्या बना हुआ है बच्चों, एक तो बना है प्राइमरी स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल, सॉरी 2 है प्राइमरी स्कूल, और एक बना है आपका क्या, 1 क्या है, ये 2 तो प्राइमरी स्कूल्स हो गए, और 1 क्या है, हाई स्कूल। हाई स्कूल मतलब आपको 10th क्लास। फिर देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है यहाँ पर बच्चों, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, जैसे बड़े बड़े शहरों में तो हॉस्पिटल्स होते हैं, तो जो ये है वो क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि बना हुआ वहाँ पे, गवर्नमेंट का है वो भी। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, कोई प्राइवेट बंदा भी है जो डॉक्टर है वो भी अपनी डिस्पेंसरी वहाँ पे, यानी कि दवा खाना डाल रखा, डिस्पेंसरी बोलते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स अपना इलाज करते हैं पेशेंट्स का। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of road। अब ये जो रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल्स है, और अदर हेल्थ सेंटर, इनको हम लोग बोल देते हैं रोड्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, गांव के हिसाब से रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर,
इलेक्ट्रिसिटी है, और आपका क्या नाम से स्कूल्स भी हैं, और ये आपके कुछ हेल्थ सेंटर भी दिए हुए हैं। तो ये सब बच्चों कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे गांव में तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, रोड ट्रांसपोर्ट, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे रेलवेज भी मिल जाता है, बैंकिंग की फैसिलिटी होती है, इंश्योरेंस कंपनी भी होती है, और वेयर हाउसेस भी होते हैं बड़े बड़े। इन सब को हम बोलते हैं एक वर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर। जो किसी भी कंट्री में है तो उसको डेवलपिंग कंट्री शो करता है। अगर देश में क्या हो, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब अगर अच्छे हों तो उससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से कंट्री जो है क्या होती है, डेवलप्ड होती है, लोग पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ के वेल कल्चर्ड होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का अच्छा होना चाहिए। तो आपको विलेज पालमपुर में बस ये समझा रहा है कि यहाँ पर ये फैसिलिटी कौन कौन सी, रोड्स की, ट्रांसपोर्ट की, इलेक्ट्रिसिटी की, इरीगेशन की, स्कूल और हेल्थ सेंटर भी बने हुए हैं। फिर लिखा है द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। फिर लिखा है इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। ये आप लोग पहले ही बात कर चुके हैं, फार्मिंग यहाँ के लोगों की मेन एक्टिविटी है। फिर लिखा द प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर्ड टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्शन। तो अब आपका टॉपिक एक आ गया, प्रोडक्शन क्या होता है सबसे पहले। तो बच्चों बड़े ध्यान से बात सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब होता है क्या? मेन एक्टिविटी होती है किसी भी इकनॉमी में, जो होती है प्रोडक्शन मेन एक्टिविटी होती है। और इस प्रोडक्शन को फुलफिल करने के लिए आपकी बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी वैसे तो 5 एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ 4 ही पढ़नी है। ठीक है, 4 भी नहीं, आपकी बुक में तो 3 ही दी है, लेकिन मैं आपको 4-5 समझा दूंगा। इसमें आप लोग ऐसे समझ लो इसको, प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट नंबर में चाहिए हमको लैंड। हम कोई भी प्रोडक्शन करेंगे या प्रोडक्शन की एक्टिविटी करेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा? लैंड। लैंड का मतलब यहाँ पे सिर्फ खुली लैंड नहीं हो सकता है कि क्या हो, आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया भी होगा, तो वो भी लैंड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, फिर हमें चाहिए सेकंड नंबर पे क्या? लेबर चाहिए, क्योंकि बिना लेबर के तो हम काम करा ही नहीं पाएंगे। तो उसके बाद होता है यहाँ पे कैपिटल, और फिर कैपिटल को 2 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है। बाइफरकेट का मतलब उसको सब डिवाइड किया गया है, और इसमें लिखा है एक तो होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है बच्चों कौन सी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग आप लोग के लिए नहीं, वर्किंग। फ्लक्चुएटिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी वो बड़े स्तर पे बोलेंगे। अभी आप लोग समझो सिर्फ क्या, एक होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। अब हम इसको समझाएंगे क्या होता है। लैंड क्या है बच्चों? देखो इसमें लिखा था फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। तो लैंड का मतलब सिर्फ लैंड ही नहीं, लैंड पे मिलने वाली जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें हैं, जैसे एयर हो गया, सनलाइट हो गया, इसमें लिखा नहीं बुक में, आप लोग को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं। सनलाइट हो गया, आपका वाटर हो गया, और इसमें आपका और भी दिया है फॉरेस्ट हो गया, और आपका दिया हुआ मिनरल्स हो गए। जितनी भी चीज़ें ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर नीचे पाई जाती हैं वो सब लैंड की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, ये आपका लैंड हो गया। उसके बाद लिखा है क्या बच्चों? लेबर। अब लेबर में लिखा हुआ है द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क, जो लोग काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. अब जो भी लेबर होते हैं तो उसमें भी कई सारी कैटेगरीज होती है, बुक में नहीं दी, आप लोग को सिंपल भाषा में बताया गया बुक के अंदर। तो इसमें बेटा होते हैं एक स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर क्या होते हैं? जो हाईली प्रोफेशनल होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं। फिर दूसरे होते हैं सेमी स्किल्ड, मतलब कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं और वो फिजिकल वर्क भी करते हैं। फिर एक होती है अनस्किल्ड लेबर, जिसके पास क्या किसी तरह की स्किल नहीं होती, सिर्फ वो उन लोग का हम लोग फिजिकली हम लोग उसको फिजिकल सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा लैंड का पार्ट हो गया, ये लेबर का पार्ट हो गया। लेबर के अंदर स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। फिर कैपिटल में बच्चों आओगे तो ये समझने वाली बात है कि फिक्स कैपिटल क्या होती है और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। जैसे मान लीजिए
कि आप एक फार्मर हैं, ठीक है ना, तो आपको दो तरह की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो फिक्स और एक वर्किंग। तो फिक्स में क्या होगा सर? फिक्स में मान लीजिए आपने ट्रैक्टर लिया, फिर आपने कोई मशीन लिया, तो ये सब जो है वो कहलाते हैं हमारे फिक्स कैपिटल, जो हमको लंबे समय तक हमारे यूज़ में आते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं और एक साल से अधिक जो बेनिफिट देते हैं उसको बोलते हैं क्या? फिक्स कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल हो गया, जैसे वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, जैसे जो लेबर है, लेबर जो काम कर रही है उसको डेली पेमेंट करना, जैसे मान लो कि महीने का महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा उसको पे करना, ये सब जो है वर्किंग कैपिटल कहलाती है, जो हमको रेकरिंग वे में हमको करनी पड़ती है। रेकरिंग मतलब बार बार इसको हम साल में कई बार पेमेंट करने पड़ते हैं, जिसको उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ऐसी पूंजी हमें चाहिए होती है जो हमको साल में कई बार क्या करना पड़ता है, इसका पेमेंट्स करने पड़ते हैं। लेकिन फिक्स कैपिटल, ट्रैक्टर एक बार ले लिए तो क्या फिर नेक्स्ट डे नया ट्रैक्टर लेने जाओगे? मशीन एक बार ले लिए कई साल तक यूज़ में आएगी। तो ऐसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो एक बार ले लिया और कई साल तक हमारे यूज़ में आती है, हम उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं क्या? फिक्स्ड कैपिटल। और जो डेली हमको रिक्वायरमेंट होती है, वीकली होती है, मंथली होती है, साल में कई बार होती है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो इसको आप लोग पढ़ना अच्छे से, कौन कौन सी लैंड, लेबर और कैपिटल के अंदर कौन सा? फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इन्हीं को बच्चों हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो आप बोलोगे लैंड, लेबर और कैपिटल। कैपिटल में दो टाइप, एक होता है फिक्स और एक होता है वर्किंग कैपिटल। और फिक्स कैपिटल का एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, लिखोगे टूल, मशीन्स, बिल्डिंग, जो एक बार लिया और कई साल तक हम उसका यूज़ करते रहते हैं, उसको बोलते हैं क्या बच्चों? फिक्स कैपिटल। आप लोग बुक में देखना, इसमें लिखा है टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, फिर लिखा है range from very simple tools such as farmers plow, is sophisticated machines such as generators, turbines, computer tools, machine building can be used in production over many years। देखो आ गया ना, कई साल तक जिसका उपयोग करते रहते हैं एक बार लेने के बाद, तो वो फिक्स कैपिटल कहलाती है। लेकिन जैसे रॉ मटेरियल के लिए हमको चाहिए पैसा, यहाँ पर कोई रॉ मटेरियल मंगाना है तो उसके लिए बार बार चाहिए होगा, फिर उसको हम प्रिपेयर कर देंगे, फिर वो मार्केट चला जाएगा, फिर रॉ मटेरियल आएगा, फिर बनाएंगे, फिर मार्केट में भेजेंगे। तो कई बार जो ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वर्किंग कैपिटल। अब चौथे नंबर की जो मैं आपको बताने जा रहा था, इसको मिटा दूं। इसको मिटाने के बाद फोर्थ नंबर की जो एक्टिविटी है वो कहलाती है बच्चों, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज। एंटरप्राइज। अब आप लोग को तो इसका मतलब मालूम नहीं है एंटरप्राइज क्या होता है ना। कई बार आप लोग देखते होगे मार्केट से निकलते होगे, लिखा रहता है गायत्री इंटरप्राइजेज या शिवा इंटरप्राइज। कभी सोचा है आपने कि एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? अब हम बताते हैं क्या होता है, ठीक है। एंटरप्राइज का मतलब ये मत समझ लेना कि एंटर किया तो प्राइज मिल जाएगा तुमको तो एंटरप्राइज बन गया ऐसा नहीं है। एंटरप्राइज का मतलब होता है ओनर ऑफ बिजनेस। ओनर ऑफ बिजनेस, जिसने बिजनेस का रिस्क लिया है, जिसने बिजनेस का रिस्क लिया है, उस बंदे को बोलते हैं क्या हम लोग? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। और जो उसने अपना सेटअप बनाया उसको बोलते हैं एंटरप्राइज। अब बात समझ में आई आज? तो एक और एग्जांपल से बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने या आपने, कोई एक बंदे ने सोचा कि चलो ऐसे नहीं, एक रेस्टोरेंट डाल देते हैं। तो रेस्टोरेंट के लिए एक बिल्डिंग की ज़रूरत होगी पहले तो। बोलो हाँ सर, लैंड तो चाहिए हमको। लैंड, बिल्डिंग वगैरह किस में आता है? इसमें आ गया। फिर इसमें कुक्स चाहिए हमको, वेटर्स चाहिए हमको, शेफ़ चाहिए है, मैनेजमेंट स्टाफ चाहिए है और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट चाहिए। तो कई सारे लोग होंगे ना, तो आपको यहाँ पे लेबर एम्प्लॉय करना पड़ेगा। लेबर का मतलब यही नहीं कि जो डेली जो काम करते हैं बालू गिट्टी का लेबर, हर कोई लेबर है। इवन मी इज़ ऑल्सो ए लेबर। एवरीवन जो भी काम कर रहे हैं सब लेबरर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेबरर्स, ठीक है, जो भी वर्क कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कोई स्किल्ड होता है, कोई सेमी स्किल्ड, कोई अनस्किल्ड, ठीक है। तो वी आर इन द, या वी आर या योर पेरेंट्स, मी आर इन द कैटेगरी ऑफ स्किल्ड लेबरर्स। सब कोई कुछ ना कुछ जो काम कर रहे हैं वो सब लेबरर्स कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब मैंने ये रिस्क लिया कि चलो भाई ये रेस्टोरेंट डाल रहा हूँ, तो मैंने 5 लाख रुपीज़ इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब बताओ क्या ज़रूरी है कि मेरा रेस्टोरेंट चल जाएगा?
या मुझे अच्छी रेवेन्यू होगी, मेरा अच्छा प्रॉफिट होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बिजनेस की क्या लिया, रिस्क लिया ना। बिजनेस से क्या लिया, बिजनेस की रिस्क है ये तो। हो सकता है कि बिजनेस चल जाए, रेस्टोरेंट, हो सकता है ना भी चले, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। हिंदी में बोलते हैं साहसिक, जो साहस करता है किस बात का, कि इस बिजनेस के अंदर जो रिस्क है वो हम लेने वाले हैं, उसको बोलते हैं साहसिक। ठीक है, ब्रेव जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रेवनेस। तो 5 लाख रुपए का इसने रिस्क लिया, अब प्रॉफिट आएगा तो इसको मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो ये सफ़र करेगा। बात समझ में आ रही है। और सबका पेमेंट भी करेगा इन लोग, जो कुक होंगे, शेफ़ होंगे, और जो लैंड जिसने यहाँ पे लिया है, इसने बिल्डिंग रेंट पे लिया, उसको रेंट भी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे यहाँ पर खर्चे भी करने पड़ेंगे। जो बिल्डिंग लिया उसका रेंट देना पड़ेगा, लेबरर को पेमेंट करना पड़ेगा, फिजिकल कैपिटल के लिए इसको समय समय पर फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं एंटरप्राइजेज, और इसके सेटअप को और जो बंदा रिस्क लेता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ नहीं सबको। तो एक हो गया लैंड, एक हो गया लेबर, एक हो गया कैपिटल, और कैपिटल 2 पार्ट समझाई दिया आपको। उसके बाद एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं इसको आप। ये 4 फैक्टर्स कहलाते हैं, फैक्टर्स ऑफ किस चीज़ के, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन को पॉसिबल करने के लिए हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और एंटरप्रेन्योर चाहिए, एंटरप्राइज चाहिए, जो इसमें इन्वेस्ट करता है, बिजनेस की रिस्क लेता है। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक हमारा, फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर, ठीक है। तो इसमें लिखा है क्या, पहला पॉइंट, लैंड इज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि लैंड इज फिक्स्ड मतलब कि लैंड जहाँ पर रहती है बस वहीं रहती है, ये मतलब हुआ। लैंड इज फिक्स्ड मतलब कि लैंड की आप सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप इतने बड़े एरिया, जैसे मान लो कि ये 50 फीट लेंथ है और 50 फीट ही क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। इसमें आप रहते हो इस पूरे एरिया में, तो क्या जब आप लोग का घर जो है धीमे धीमे दिन ब दिन बढ़ते जाता है, क्या 60 जाता है, 70 जाता है, फिर और जब परिवार बढ़ते जाएगा तो 80 जाएगा, ऐसा होता है कभी, क्या नहीं होता ना। कहने का मतलब कि जो लैंड की सप्लाई है, जो नेचर के द्वारा है, वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहेगी। आप घर में पेड़ लगा हो तो वो तो बढ़ जाएगा, छोटे से बड़ा हो जाएगा, लेकिन लैंड की सप्लाई हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। इसका मतलब ये होता है। तो लिखा है कि लैंड जितनी है पालमपुर में वो तो उतनी ही रहेगी। अब बात ध्यान सुनना, लिखा है फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पॉपुलेशन हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अपनी लाइवलीहुड के ऊपर डिपेंड है कितने लोग, 75% जो पालमपुर में रहते हैं, क्योंकि फार्मिंग बताया था मैंने आपको, फार्मिंग जो है वहाँ की मेन एक्टिविटी है। फिर लिखा है दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स, द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, but remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. practically fixed है, बता चुका पहले आपको। जितनी लैंड एरिया है पालमपुर के अंदर वो तो उतनी रहेगी ना पालमपुर की। फिर लिखा है सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज बीन एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। अब हुआ क्या बच्चों कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी, और जब फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हमें उसके लिए ज़्यादा कल्टीवेशन करना पड़ेगा। और वो कह रहा है कि ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए जो वेस्ट लैंड थी उसको भी हम यूज़ में लाते गए। फिर लिखा है देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर। अब ये तो पॉसिबल नहीं कि नई लैंड कहीं से लेकर के जाएँ उसके अंदर फार्मिंग करें हम लोग, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अब अगला क्वेश्चन बोलता है आपसे, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग उसी सेम लैंड एरिया में ज़्यादा कल्टीवेशन कर पाएँ? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो उसका जवाब है हाँ। कैसे कर पाएँ उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। और अब ये वाला टॉपिक जो है बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग को वो समझ में अच्छे से बात आ रही होगी। किसी को कोई भी डाउट हो तो नंबर मेरा है ही आपके पास, आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप किसी भी टाइम कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। और आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा ये समझाने पढ़ाने का तरीका, तो पर्सनली आप मुझे लाइक या कुछ भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों,
थैंक यू, बाय बाय। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी भेजूंगा आप लोग को। बाय।